तो आज चुनाव के में आज का क्या दांव है? जी हाँ, आज का दांव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, जो है राज्य में कि कौन किसके साथ जाएगा, इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव की रणनीति बनने के बाद कांग्रेस को राजस्थान में 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करना बाकी है, जबकि बीजेपी को 10 सीटों पर उम्मीदवार अभी घोषित करने हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिनमें इन सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन होगा। दिल्ली में पीएम और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की मौजूदगी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें राजस्थान लोकसभा की बाकी सीटों पर उम्मीदवार को लेकर के फैसला हो सकता है। कांग्रेस की शेष सीटें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, गंगानगर, करौली, धौलपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बाड़मेर, नागौर, बारा, झालावाड़, पाली, बांसवाड़ा और सीकर हैं। इनमें से जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, बाड़मेर, नागौर, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ मजबूत कैंडिडेट अब तक नहीं मिल सके हैं। बीजेपी के जिन 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है, उसमें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, गंगानगर, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद लोकसभा सीटें हैं। हालांकि कांग्रेस को बाड़मेर में आरएलपी से आए उम्मीदवार बेनीवाल से कांग्रेस को राहत मिली है, उनका टिकट पक्का माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम के अलावा आदिवासी बाहुल इलाके को माना जाता है, लेकिन कद्दावर आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस बांसवाड़ा डूंगरपुर में क्षेत्र में कोई मजबूत विकल्प नहीं खोज पाई है। कांग्रेस पार्टी के लिए मारवाड़ भी बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के दिग्गज रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा के परिवार की सदस्य ज्योति मिर्धा को नागौर से बीजेपी ने टिकट दिया है। अब कांग्रेस यहाँ रणनीति बनाने में जुटी हुई है। नागौर में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जस्साराम चौधरी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। अब आरएलपी से गठबंधन नहीं है, बातचीत जारी है। गठबंधन नहीं हुआ तो जस्साराम चौधरी को कांग्रेस टिकट दे सकती है। यही हाल जो है आदिवासी क्षेत्र और मारवेड़ दोनों जगह की है, जहां गठबंधन की कवायदें जारी है, जबकि बीजेपी खुद के दम पर और कांग्रेस के बागियों को साध कर ही चुनाव लड़ रही है। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान में उदयपुर लोकसभा सीट से प्रकाश चंद बुझ को और बांसवाड़ा लोकसभा सीट से 84 विधायक राजकुमार रोत को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अब देखना यह है कि क्या इन सब दलों से कोई बातचीत होती है या नहीं होती है। यही है हमारा आज का सवाल। हमने स्वतंत्र लड़ने का ऐलान किया है। हम देश भर में राजस्थान, महाराष्ट्र, संघ प्रदेश में दादरा नगर हवेली, मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में 2 सीटें हैं, जैसे बांसवाड़ा और उदयपुर। बांसवाड़ा पर हमने अनाउंस, उदयपुर और दोनों सीटों पर अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा टोंक, दौसा, राजसमंद, जालौर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, इन सीटों पर करीब करीब हमारा काम अंतिम चरण में है, तो वहां हम चुनाव लड़ेंगे। सुन रहे थे बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी, वो जो है अपने सीटों की घोषणा कर रहे हैं उनके नेता। और आपको बता दूं हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए। पूजा जी हैं बीजेपी से, हुकुम मीना जी हैं कांग्रेस से, जितेंद्र मीना बीएपी से जो है पार्टी से, रमेश पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गए और साथ में स्टूडियो में नीरज हैं। सबसे पहला सवाल पूजा जी आपसे, मेरा एक ही सवाल है कि क्या राजस्थान में अब वो दौर राजनीति का शुरू हो सकता है जहां पर कि एक और या क्षेत्रीय दल की गुंजाइश है, या आपको लगता है कि नहीं बीजेपी और कांग्रेस ही जो है वहां मुफीद है? जी मनोरंजन जी, मेरा मानना है कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस है वो ही रहेंगे। क्षेत्रीय दल छोटी पार्टियां हैं, अपना अस्तित्व रखती हैं, कुछ एक जगह उनके अच्छे उम्मीदवार भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है पार्टियों के साथ में अभी तक जो राजस्थान की स्थिति है वो हमारी राष्ट्रीय पार्टियों की स्थिति है। साथ में मिलकर ये लोग साथ में आ सकते हैं, लेकिन एक ऑरा होना चाहिए, एक पार्टियों का जो राजनीतिक लंबी एक जो कहते हैं चाल होनी चाहिए, वो नेशनल पार्टियों की राजस्थान में है। अभी ऐसी गुंजाइश मुझे नहीं लगती। जी, 2 पार्टी सिस्टम है कई जगह पे, राजस्थान में कह लें या फिर हम मध्य प्रदेश में कह लें,
गुजरात में भी ऐसा था, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। हुकुम मीना जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है इस चुनाव में यदि लगातार 2 बार से यदि कांग्रेस शून्य पर रही है तो इस बार कुछ सीट एडजस्टमेंट बाकी क्षेत्रीय छोटी पार्टियां ही सही उनसे किया जा सकता है? देखिए मनोरंजन जी, मैं कहना चाहूंगी कि रही गठबंधन की बात, तो वो हमारे आला कमान को बखूबी जानते हैं, उनको ज्यादा पता है कि उनको क्या करना है। और आप कह रहे हैं कि अब की बार राजस्थान से जैसे 2 बार शून्य रही, तो अब की बार राजस्थान से क्या? हाँ बिल्कुल, अब की बार राजस्थान से हमारी पूरी तैयारी है कांग्रेस की। और राजस्थान से अब की बार मैं जहां तक मानती हूँ कि 15 से 20 के बीच हमारी सीटें अब की बार राजस्थान से निकलेंगी। कांग्रेस की बखूबी तैयारी है, कैंडिडेट भी अच्छे उतारे हैं, और अभी 15 सीट बाकी हैं, तो उनमें भी उम्मीद है कि अच्छे कैंडिडेट उतारेगी कांग्रेस पार्टी। और काफी अच्छी तैयारियां हैं, क्योंकि इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे बीजेपी हमारे कांग्रेस के लोगों को ले रही है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, इसलिए कांग्रेस के लोगों को वो ले जाके और उनको चुनाव में आप उतार रही है। भी बीजेपी वालों को ले रही हैं, चूरू से ले रहे, मैंने जिसका देखिए, जहां पे हाँ, जिसका बिल्कुल, दांव देखिए, जिसका जहां पे दांव लग गया वो ले रहा है। इसमें क्या है, राजनीति में तो मनाही तो है मनोरंजन जी, नहीं। हम किसी को ले नहीं रहे, लेकिन हमारे तो फूके हुए कारतूस उन्होंने लिए हैं। तो इतने फूके हुए कारतूस उन्होंने लिए हैं, इसका मतलब उनके पास तो उससे भी बढ़िया कैंडिडेट नहीं है। अच्छा। हमने जो वर्तमान में जो सांसद रहे हैं उनको लिया है, उन्होंने पार्टी ने उनको इग्नोर कर दिया, तो पार्टी ने इग्नोर जी। कर दिया, तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। तो हमने इस तरीके से नहीं, हम किसी डर से या भय से उनको इस तरीके से हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है। हमारा जहां हमको लगता है कि ये कैंडिडेट यहाँ पर सीट निकाल सकता है, वहां उसी हिसाब से हमने दाव खेला है। जरूर पूजा जी, आऊंगा मैं एक बार सबसे मौका आऊंगा। मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद वाली बात हो रही है यहाँ पे। जितेंद्र जी, अब ऐसा लगता है कि आप जो है बीएपी जो आपकी पार्टी है वो एक कैटलिस्ट का काम करेगी। शायद आप ये राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ये एक पार्टी है जिससे अन्य पार्टियों को एक हाथ मिलाना चाहिए। आप ऐसी स्थिति में हैं क्या? अभी अपने बारे में थोड़ा लोगों को बताइए। जी देखिए मनोरंजन जी, हमारी पार्टी अभी बहुत नई पार्टी है। हमको लगभग 7 से 8 महीने हुआ है बने हुए, और इन 8 महीनों में हमने 2 विधानसभा चुनाव लड़े, राजस्थान और मध्य प्रदेश के, जहां हम आज की तारीख में तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में हैं। और ये पहला लोकसभा चुनाव है इसमें जिसमें हम लोग जा रहे हैं अपनी मजबूती के साथ, अपनी पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हम क्या भूमिका अदा कर पाएंगे ये तो अभी से कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि हम इस बार जैसे हमने विधानसभा में चौंकाया था, इस बार भी चौंकाएंगे। लेकिन अभी नंबर्स के बारे में कहना हमारे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि इस खेल में हम बहुत नए हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं, मुद्दों की समझ बना रहे हैं, तमाम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और जिस तरीके का कांग्रेस और बीजेपी का पिछले 70-75 सालों से ये गठबंधन चला आ रहा है, जहां जिस तरीके से इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी ने एक कंपनी की तरह ये चलाते रहे हैं राजस्थान को, या मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से चलाया, हम उस गठजोड़ को बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे। हम ये कहने के लिए तैयार बैठे कि बस बहुत हुआ, अब राजस्थान को मुक्ति दिया जाए, गुजरात और मध्य प्रदेश को भी मुक्ति दिया जाए। चलिए ठीक है, आपने सही कहा। काशीराम का एक फेमस वाक्य है ना कि नए पार्टियों के लिए पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हरवाने के लिए, तीसरा चुनाव जीतने के लिए। रमेश जी भी हमारे साथ है। रमेश सर, क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, राजस्थान में क्या कोई तीसरे दल की गुंजाइश है क्या? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? भारती जी, मंजिला दूर भी है, मंजिला नजदीक भी है, अपने ही पाँव में जंजीर पड़ी हो जैसे। वाह वाह, ये स्थितियां है पार्टियों की। आपका सवाल के तीसरा जो मोर्चा, तीसरा, ये कभी राजस्थान में संभव हुआ ही नहीं। आजादी के बाद का इतिहास है, आज तक का चुनावी राजनीति का आकलन कर लीजिए। जो भी तीसरी पार्टी दमखम के साथ अगर चुनाव मैदान में उतरी है, कितने वोट लिए वो, कितने वोट ले सकी है? नहीं तोड़ सकती वो। कारण यह है कि यहाँ की जो राजनीति है वो एक अलग तरह की है। अब देश के अन्य प्रदेशों की अगर बात करो तो वहां रीजनल ताकतें जो है वो पावरफुल रही है, देश की राजनीति को भी उसने प्रभावित किया। लेकिन राजस्थान में ऐसी कौन सी रीजनल फोर्स है या रीजनल ताकत है पॉलिटिकल, जो कि नेशनल लेवल पर अपनी प्रेजेंस को दिखा दे?
विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो वहां तो संभव हो सकता है कि छोटे छोटे पॉकेट्स में वो अपना एक जो है जनाधार को बनाते हुए 2-4 सीटें 10 सीटों तक का वो कर सकते हैं, लेकिन 25 सीटों में आप, क्योंकि उनका जो इलाका होता है, दायरा होता है, क्या कहना चाहिए, सांसद क्षेत्र का, वो बहुत बड़ा होता है, वोटर्स भी बहुत बड़े होते हैं, लिहाजा आप ये जो रीजनल पार्टी और रीजनल फोर्सेस की अगर बात करते हो तो राजस्थान में आजादी के बाद से लगाकर आज तक कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, हर चुनाव से पहले ये सुनने को मिलता है कि अब की बार में तीसरा मोर्चा आएगा, तीसरी ताकत आएगी, वो आएगी, वो आएगी, उनका कोई वजूद नहीं होता। जरूर ये हाँ, एक फायदा जरूर वो कर सकते हैं कि वो नेशनल पार्टीज के वोटों को इधर उधर कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं, चुनावी गणित को बिगाड़ सकते हैं। वही सवाल रमेश सर, सवाल वही है कि क्या तीसरे कोई दल की आवश्यकता है या कोई जगह है। मेरा सवाल वही है नीरज आपसे भी कि ये तो वही हो गया ना, छोटे छोटे दल आएंगे, यदि आपने इनका ध्यान नहीं रखा, यदि हमारे आंकड़े कहते हैं कि यदि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन सबको यदि अपने तरफ कर लिया होता तो आज जो है उनके नतीजे कुछ और होते। ये खेल बिगाड़ भी सकते हैं आपका। ये कितना कंपल्सन है कांग्रेस बीजेपी के लिए कि भले ही आप नेता तोड़ के तो ले जा रहे हो लेकिन इस दलों को इग्नोर कर रहे हो। बाबा, होता ये जब छोटे दल आते हैं और उभर करके सामने निकलते हैं और अपने क्षेत्र विशेष के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक आध सीटें वो ले जाते हैं, लेकिन लास्ट में होता क्या है कि उन दलों को किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता है, चाहे वो बीजेपी के साथ में जाकर के जुड़े, चाहे कांग्रेस के साथ में जाकर के जुड़े। यानी कि लास्ट में जाकर के जो छोटे छोटे नाले हैं वो भी नदी में जाके गिरते हैं, नदी जो होती है वो जाकर के समंदर में समा जाती है। राजस्थान में वैक्यूम बहुत है। जिस तरीके से अन्य प्रदेशों के अंदर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार की या दक्षिण भारतीय राज्यों की, तो वहां पर बहुदलीय व्यवस्था वहां चली आ रही है। राजस्थान के अंदर ये दो दल जो हैं बीजेपी कांग्रेस, इनके सामने तीसरा दल जो है उभर के बड़ी शक्ति के रूप में निकल करके नहीं आ पाता। विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें ये जरूर जीत लेते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ठोस रणनीति के तहत ये लोग आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं। इसका कारण कुछ भी हो, चाहे गठबंधन की राजनीति हो। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस फिर से बीजेपी के साथ में गठबंधन की कोशिश में जुटी हुई है। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल का पिछली बार बीजेपी ने साथ लिया था और हनुमान बेनीवाल जो है वो भाजपा के साथ गठबंधन के तहत सांसद चुन के आए थे, लेकिन जो किसान आंदोलन हुआ उस दौरान उनको साथ छोड़ना पड़ा और फिर अब वो वापस रास्ता देख रहे हैं कि कांग्रेस ले ले। 2 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस 1 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। तो कांग्रेस अपने अब पैरेलल जो कैंडिडेट है उनकी तैयारी कर रही है। आरएलपी से तोड़ करके उमेदराम बेनीवाल जो है उनको उन्होंने ले लिया है। बाड़मेर क्षेत्र के अंदर उनको टिकट दिया जा सकता है। नागौर के अंदर जस्साराम चौधरी को सामने खड़ा करने की तैयारी चल रही है। एक तरफ मिर्धा परिवार है और उनकी ज्योति मिर्धा बीजेपी के अंदर। इसका मतलब नीरज ये है कि आरएलपी तो है ना, ये तो सच्चाई है कि आरएलपी है, और ये भी सच्चाई है कि आरएलपी के साथ जो है बीजेपी ने गठजोड़ किया था, उनका एक सांसद था। ये तो सर्वविदित है। उसी तरह आज बीएपी है। अब विधानसभा चुनाव में इन्होंने कुछ अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। मेरा सवाल पूजा जी से है। पूजा जी, जरूरत पड़ी तो आपने आरएलपी को साथ लिया, इसका मतलब आप मानते हैं कि नहीं यहाँ पर कोई एक ऐसा नेता है जिसको कि हमें साथ रखने की जरूरत है ताकि वोटों का बिखराव नहीं हो? इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते आप। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी मनोरंजन जी, जी, छोटी छोटी पार्टियां, जैसे मैंने शुरू में भी कहा आपसे कि एक समय पर एक सर्टेन टाइम पर उनकी वो आते हैं, ताकत से होते हैं, जुड़ते हैं। तो ये राजनीति है। राजनीति में जो भी हमसे जुड़ना चाहेगा और जनता के बीच में जो विश्वास रखते हुए लोग होंगे, वो चाहे वो पार्टी के रूप में स्वयं में वो पार्टी होती है, उनकी 1-2 सीट या स्वयं सीट लेकर आते हैं, अगर जनता के बीच में स्थापित होते हैं, उनकी बात होती है, तो निश्चित तौर पे बड़ी पार्टियां कोई भी हों, और भारतीय जनता पार्टी भी हर उस व्यक्ति का जो जनता में विश्वास रखती है, काम में उनका विश्वास होता है, जनता को स्वीकार होते हैं, हम सबको स्वीकार करते हैं, या जिनकी हमारी पार्टी के प्रति आस्था, जिनकी पार्टी के विचार के प्रति राष्ट्रीयता भाव लेकर जो काम करना चाहते हैं, जो हमारा पार्टी का विचार है, तो उन सबके लिए हम हमेशा बाएं खोलकर खड़े हैं और सबको ही हम शेयर स्वीकार करते हैं। या फिर पूजा जी मनोरंजन जी बात एक मिनट, मेरा सवाल भी तो, सवाल करने का हक तो नहीं ले सकती आप।
या फिर जी, जी, जी। आपको लगता है जिस नेता को लेने से आपको फायदा हो उसको भी आप लेते हैं? इसमें सच्चाई में स्वीकार मैं- करने में क्या दिक्कत है? मैं इसीलिए बात पूरी करना चाह रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी, इसके जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, वो 142 करोड़ लोगों को अपने परिवार कहते हैं, वो सारे भारत को परिवार मानते हैं। अब इस संगठन जो भारतीय जनता पार्टी है, इसीलिए मैं आपसे कहती कि जो भी सहर्ष इस विचार को स्वीकार करते हुए इस परिवार का एक एक्टिव हिस्सा बनना चाहता है, तो हम सबको दिल खोल के स्वीकार करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ये पार्टी संगठन एक विचार होता है, ये कोई दुश्मनी नहीं होती। हुकुम जी जैसा कह रही थी कि फूके हुए कारतूस, अरे जिन नेताओं के दम पर आप चले, कम से कम ऐसा ना कहिए। ठीक है, उनका विचार क्या बदला, क्या उनका पूजा मन जी किया, ये वो इधर सच्चाई आए हैं। नहीं है? पूजा जी क्या ये सच्चाई नहीं है कि आपने मालवीय को लिया क्योंकि आपको एक स्ट्रांग नेता चाहिए था उस एक पर्टिकुलर वोट बैंक को कैटर करने के लिए? मालवीय जी बिल्कुल बहुत अच्छे स्ट्रांग नेता हैं, और उनको लगा कि आज जिस तरह से कांग्रेस नेतृत्व विहीन या दिशा विहीन, रीति नीति विहीन पार्टी हो रही है, और उनको लगा कि उनकी बहुत मजबूत जड़ें, लगातार वहां जीते हैं, उन्हें लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ मिलकर आगे सेवा करना चाहते हैं। जनता के बीच वो नेता हैं, और उस काम को लेके जाना चाहते हैं जो मोदी जी के कार्य है, योजना है। तो हम बिल्कुल स्वागत करेंगे, और इसी स्वागत में, और हम सबका करते हैं। हम तो कहते हैं कि जो भी उसका चाहता बदला है, ये कांग्रेस परिवार, ने ये कुनबा, उसका बदला कांग्रेस ने चूरू सीट पे ले लिया है। हुकुम जी आप क्या कहेंगी? मतलब ये तो वो बराबर की तोलमोल चल रही है जी। देखो मनोरंजन जी, अभी इन्होंने एक बात बोली थी कि मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को एक परिवार की तरह मान करके चलते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहूंगी, अगर वो परिवार की तरह के मान के चलते हैं, तो जो ये सीए अभी चुनावों से पहले लागू किया है, इसका क्या है? ये सीए आपने पढ़ा हो तो ये धर्म के आधार पर है या नहीं है? इसमें विशेष कम्युनिटी को आपने अधिकार दिया है, नागरिकता का अधिकार विशेष कम्युनिटी का। अगर आप ये अपने आप को अपडेट करिए, कोई भी आप उस दल को मत भूलिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये विषयांतर हो जाएगा। आप दोनों से मेरा प्रताड़ित होकर आए हो हुकुम जी, परेशान होकर आए लोगों को नागरिकता आप यहाँ पहले से आप बड़ी कानून को हमारे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, माफी चाहता हूँ। आप इस तरीके से कैसे होगा? आप कह रही है मोदी जी का जो गुणगान कर रही है, मेरा उस परिवार को हिस्सा, मेरा आप दोनों से निवेदन है, सुनिए मानती है तो धर्म के रूप में राजनीति करना बंद करें। मेरा हुकुम जी, मेरा आपसे निवेदन है, पूजा जी आपसे निवेदन, ये सीए कोई मुद्दा नहीं है राजस्थान में, वो हम भटक जाएंगे। हमारा एक स्पेसिफिक सवाल है यहाँ पर कि ये आप लोग स्वीकार कीजिए, ये चुनाव है। हमें जो लगता है कि जो जीतेगा, चाहे दूसरी पार्टी से हमारी पार्टी में आने के लिए तैयार होता है, हम उसको अपनी यहाँ जगह देते हैं। इस सच्चाई से इनकार करने में दिक्कत क्या है पॉलिटिकल पार्टीज को? बिल्कुल मनोरंजन जी, कोई नहीं है जो सत्ता से लगाव रखते हैं वो तो कहीं भी जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो पार्टी से या एक विचारधारा से जुड़ते हैं वो अपने परिवार के साथ जुड़ करके और काम करते हैं। जब अच्छी बुरी चीजें, ऊंच नीच सारी चीजें आती है तो वो परिवार को छोड़ते नहीं जाते। मेरा एक सवाल है हुकुम जी, मेरा एक सवाल है, क्या मैडम मेरा एक सवाल है, क्या कांग्रेस आरएलपी या बीएपी पार्टी से कोई बातचीत करके कोई सीट एडजस्टमेंट के लिए सीरियसली सोच रही है? मेरा ये सवाल है आपसे। देखिए, अब ये सोच रही है पार्टी है क्या? सारी पार्टियां सोचती है, अपना अच्छा भला बुरा सब सोचती है। तो ये आला कमान का काम है, वो क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही। बाप पार्टी के साथ जाने का उनके साथ गठबंधन है, आरएलपी के साथ गठबंधन है, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। तो वो शायद हो सकता है कि वो इस दिशा में सोच भी रहे, हो सकता है नहीं भी सोच रहे हो, अपने खुद के कैंडिडेट तैयार कर रहे हो। अभी इसका पता तो भाई 15 सीट बाकी है, अब उसमें टिकट जब वितरित होंगे तब पता चलेगा। जरूर। रमेश सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस जो है वो शून्य को 1 में या 2 में बदलने के लिए, क्या कोई भी नंबर में बदलने के लिए अपने परफॉर्मेंस को, क्या कांग्रेस इन छोटी छोटी पार्टियों के पास जा सकती है? आपका अनुभव क्या कहता है? कांग्रेस को खोने के लिए तो कुछ है भी नहीं जी। आने के लिए अगर वो 2-3 सीटें अगर पा भी जाती है तो कम से कम उनके लिए ये तो कहने की एक जो है एक आवाज सी निकल जाएगी कि बीजेपी को हमने यहाँ पे इतने पे आके रोक दिया। ऐसी दूर दूर तक भी संभावना कहीं नहीं दिखाई देती। तो क्या उसके लिए सर, क्या उसके लिए इन छोटी छोटी पार्टियों की तरफ देखना जरूरी है कांग्रेस को?
एक ना एक समाज जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। ये रीजनल पार्टीज फोर्सेस के पास में इतनी ताकत नहीं है कि वो चुनाव परिणाम को बदल दे। और भारती जी, एक लाइन में कह देता हूं कि बीजेपी इस बार का जो चुनाव है वो एक अलग मोड पे लड़ रही है, अलग तरीके से लड़ रही है। 14 और 19 की अगर बात करो तो वो कह देगी कि हाँ भाई 14 में ये हो गया था, ये यूपीए सरकार की नाकामियों के कारण से आ गया, 19 में ये कह दिया गया कि मोदी जी के जो है 5 साल के कार्यकाल। लेकिन यह जो चुनाव है वो बहुत आगे तक की सोच के बीजेपी चुनाव लड़ रही है, इसीलिए एक एक सीट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने भी देखा है, सभी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की कार्यशैली अपनाते हुए चुनावी राजनीति को प्रभावित करते हुए अपना काम कर रहा है 24 घंटे। ऐसा अगर कांग्रेस अगर थोड़ा सा भी कर लेती तो हो सकता है कि यहाँ पर 1, 2, 4 सीटें वो निकालने की कुव्वत रखती। लेकिन एक लाइन में और कह दूं कि इस चुनाव में आरएसएस पूरी ताकत के साथ में चुनाव मैदान में उतरेगा और वो एक एक सीट नहीं, एक एक वोटर को अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिए जी जान से जुटेगा। क्यों कि उसके लिए ये जो चुनाव है वो आगे की 10-15 साल की राजनीति को तय करते हुए लड़ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस अगर 1-2 सीटों की अगर आप बात करें, क्योंकि आपने बार बार चर्चा में यह कहा कि 1-2 सीटों पे अगर वो गठबंधन कर भी लेती है तो वो गठबंधन करके करेगी क्या, सबसे बड़ी बात। अब वो गठबंधन होगा क्या? गठबंधन की अगर हालात की बात करो तो कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर कांग्रेस को हाथ मिलाने के लिए रीजनल फोर्सेस तैयार हो रही है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, और उल्टा महाराष्ट्र की भी अगर बात करो तो राजस्थान में अगर इन बड़े प्रदेशों में जो रीजनल ताकतें ज्यादा पावरफुल रखती है, वो भी कांग्रेस के साथ में है गठबंधन की। क्यों कि उसके साथ में गठबंधन करने से उसके खुद के जो सांसद है, उसके खुद का जो प्रभाव क्षेत्र है वो कम पड़ जाता है। 2019 का चुनाव में जो है आपके क्या नाम से वो यूपी के दो लड़के में बेचारा वो जो यादव था नहीं क्या, मुलायम सिंह यादव वाली पार्टी, उसकी क्या हालत हो गई थी। वो खुद जो बाद में सर पकड़ के रोने लग गए कि अगर इससे तो बेहतर होता है कांग्रेस के साथ अगर हम गठबंधन ना करते तो 2-4 सीटें और ज्यादा ले। ठीक है सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव है वो अलग तरह का चुनाव है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और गुजरात हो, यहाँ से सभी सीटें बीजेपी जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। इसीलिए ये जो आया राम गया राम और जो लाने और ले जाने की जो कर रहे हैं, ये एक एक सीट और एक एक जगह ठीक है जो है पूरी ठीक है रमेश जी, ये चुनाव अलग तरह का है। राजस्थान में भी आपको मैं यहाँ पर जितेंद्र जी को लेकर आऊँ। जी रमेश, जितेंद्र जी जी, क्या आप ऐसी स्थिति में है यार, आपको लगता है कि यदि आपकी पार्टी जो है, क्या कोई बातचीत है, कोई क्या चैनल खुला हुआ है किसी जो है जो बड़े दल है उनसे किसी भी सीट के लिए? देखिए, दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। 2020 में मैं आपको बताऊं, जब कांग्रेस की सरकार थी और उस पर जब संकट आया था, तब भी हम लोगों ने 17 सूत्री मांग का एक एजेंडा कांग्रेस सरकार के सामने रखा था, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के सामने। और हमने कहा कि अगर इस एजेंडे पे कोई बातचीत होती है, अगर आप सहमत हैं तो हम आपको समर्थन देंगे। और उस समय बात बनी भी थी। उन्होंने वादा भी किया था कि हम आपको इस पे प्रॉमिस करते हैं, इन 17 सूत्री मांगों में जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे और आप हमें समर्थन दें, और वो बात बनी भी। लेकिन उसके बाद से लेकर के आज 4 साल हो गया। अभी 3 महीने पहले जब सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ, तब तक उन 17 सूत्री मांगों पर कोई एक्शन किसी भी तरीके से कांग्रेस सरकार की तरफ से या जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व था उसकी तरफ से कोई काम नहीं किया गया। और उसके बाद से हमने तय किया गया कि कांग्रेस, और एक और वाकया जिसका जिक्र करना यहाँ जरूरी है कि जब लोकल इलेक्शंस हुए थे 2021 के आसपास, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्शंस थे, उसमें हैरानी की बात ये थी बांसवाड़ा के केस में, जहां पर जिला पंचायत के चुनावों में 27 में से हमारे पास 13 कैंडिडेट जीत करके आए थे और कांग्रेस और बीजेपी के पास दोनों को मिलाकर के 14 कैंडिडेट हो रहे थे। तब उस समय कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने अलायंस किया था, एक ने अध्यक्ष पद लिया था, एक ने उपाध्यक्ष का पद लिया था। दोनों ने मिलकर के जब सबसे बड़ी ताकत के रूप में हम लोग वहां पर लोकल बॉडी की ये बात हो रही है, और उस समय मालवीय जी मौजूद थे, और उसके बाद मालवीय जी
जब कांग्रेस में थे उस समय बीजेपी की तरफ से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, पूरा एक चिट्ठा उन्होंने दिया था। जी। और जैसे ही उधर गए वो सारे के सारे आरोप, आज की तारीख में बीजेपी जाने वो आरोपों का क्या कर रही है। लेकिन इसलिए अगर हमारे उन एजेंडों पे बात होती है, उन 17 सूत्री मांगों पे बात होती है, तो दरवाजे तो ठीक है, अच्छी बात है। आपने अपने बड़ी सफाई से, ईमानदारी से बोला। लास्ट वर्ड नीरज, क्या आपको लगता है कि राजस्थान में अभी भी दो दलीय व्यवस्था ही रहेगी, या फिर आपको लगता है कि कुछ पॉकेट्स हैं जिसमें कि क्षेत्रीय दल थोड़ा थोड़ा अपना इम्पैक्ट छोड़ने में सफल रहे? बाबा देखिए, क्षेत्रीय दलों के साथ में कुछ जाति और सियासी समीकरण ऐसे बन रहे हैं, जैसे बसपा ने अलवर के अंदर मेव समाज से कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। आदिवासी क्षेत्र के अंदर भारतीय ट्राइबल पार्टी भी है, भारत आदिवासी पार्टी भी जो है वो अपना अब दमखम रख रही है। इसके अलावा दोनों ही दलों के जो बागी कैंडिडेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा वोट काटने की स्थिति के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज जिस तरीके से सीएम भजन लाल ने रविंद्र भाटी के साथ में मुलाकात की, या भाटी ने उनसे जाकर के मुलाकात की और उसके बाद में मुस्कुराते हुए एक तस्वीर भी सामने आई, तो कहीं ना कहीं मनाने की और कवायदे जो हैं ये जारी हैं। लालचंद कटारिया जो कांग्रेस में हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, सांसद रहे, पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो जयपुर ग्रामीण से माना जा रहा है उनको टिकट दिया जा सकता है, जाट नेता है। इसी तरीके से एक और पेच बीजेपी के सामने ये फंस गया कि राजेंद्र यादव भी बीजेपी के अंदर ज्वाइन कर गए, तो राजेंद्र यादव भी चाहते हैं कि उनको भी टिकट मिल जाए। तो इस तरह के कैंडिडेट भी है। फिर मूल रूप से बीजेपी के जो कैंडिडेट वहां पर जो संगठनात्मक नेता थे उनका क्या होगा? तो ये भी एक पसोपेश की स्थिति कई जगह पार्टियों के साथ इस तरह की हुई है, जब दूसरी पार्टी से अपने नेताओं को लिया है। और कांग्रेस के साथ भी कमोबेश ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इन सब चीजों को, लेकिन अभी भी जी 30 सेकंड है सर। मैं तो एक लाइन में बोल रहा था कि सो गए लोग उस हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है अभी। कांग्रेस और बीजेपी हो, वो एक खिड़की खुली रखते हैं, चाहे लालचंद कटारिया का हो, आपका वो जो सही बात है साहब को एक खिड़की खुली रखते हैं वो लोग, ताकि कि ताजी हवा भी आती रहे। और जो क्या कहना चाहिए, आपके जनाधार की बात कर लो, वोटों की बात कर लो। सही बात है। मीणा जी ने भी एक बात कही थी कि एक खिड़की खुली है। सही बात है, खिड़की खुली रहनी चाहिए। रमेश पुरोहित जी ने कहा कि खिड़की सभी लोग खोल के रखते हैं, राजनीति में खिड़की खोल के रखना जरूरी है। पता नहीं कब किसका हाथ थामने का मौका मिले। पूजा जी आपका, हुकुम जी आपका, जितेंद्र मीना जी आपका, रमेश जी आपका, और नीरज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। माफ़ी चाहता हूँ, आज इतना ही वक्त है मेरे पास, फिर और चर्चा करेंगे किस दिन। लगातार अभी चुनाव में लंबा वक्त है, तो लगातार जो है आज के दांव में जो है वो हम लगातार नए नए विषय पे आपके लिए चर्चाएं लाते रहेंगे। मनोरंजन भारती को आज इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।